तो डिस्टेंस जो कल से टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है 100 से ज़्यादा, कुछ 100 से 150 क्वेश्चंस के बीच का कॉन्सेप्ट जो लाइव सेशन के थ्रू अपन कंडक्ट करने जा रहे हैं, उसमें लास्ट टाइम कल जो हमने किया था वो अपने टॉपिक किया था रियल नंबर्स और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन रिलेटेड टू व्हाट आपके पास लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड। आज जो है वो हम लोग उसी पर्टिकुलर टॉपिक को अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो लीनियर इक्वेशंस है। एज वेल एज अगर अपने पास टाइम स्पेयर में रहता है तो चीज़ें जो है वो आज पॉलिनोमियल से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अपन डिस्कशन करेंगे। हालांकि लास्ट टाइम रियल नंबर्स अपन ने कंप्लीट किया था और लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल से रिलेटेड जो ग्राफिकल मेथड है उसका प्रेजेंटेशन और कंडीशन ऑफ यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन की कंडीशन से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए थे। एक बार कंडीशन को मैं रिकॉल कर देता हूं आपके लिए कि वो पर्टिकुलर कंडीशंस कब आपको कौन सा सोल्यूशन मिलता है। तो इसके लिए कंडीशन ये थी कि जब आपके पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन जो पेयर के फॉर्मेट में, दैट इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वो उनका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस a2y b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें x1 a1 b1 a2 b2 ये कोफिशिएंट्स हैं x और y के, और जो c1 c2 है वो कांस्टेंट्स कहलाते हैं। अगर हम इन कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स का रेशो कंसीडर करते हैं, लाइक a1 अपॉन में a2 का रेशो अगर सपोज b1 बाई b2 के बराबर नहीं आता, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि इस समय हमारे पास जो सोल्यूशन मिलेगा वो सिंगल सोल्यूशन मिलेगा, इसको हम लोग यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। और जो लाइंस हमें मिलने वाली है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी सिंगल पॉइंट पे, और सोल्यूशन मिलने को अपन क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। सोल्यूशन का मिलना, तो एक सोल्यूशन मिल रहा है इसलिए इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट कहलाएंगे। दूसरी कंडीशन थी कि अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर हो जाते हैं तो क्या करना है, तब अपन को c1 बाई c2 निकालना है और चेक करना है कि क्या वो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 के इक्वल है। अगर ये है तो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एक नहीं मिलेगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। और इस समय कंडीशन क्या होगी कि दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हों। तो ओवरलैप लाइन को अपन कोइंसिडेंट लाइंस कहते हैं, और कोइंसिडेंट लाइंस को कोइंसिडेंट लाइंस है और इस समय जो सोल्यूशन है एक से ज़्यादा मिल रहे हैं, तो सोल्यूशन मिलना हमारे लिए कहलाता है कि इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और ये जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उसको कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। कंडीशन का ध्यान रखना है, तीनों इक्वल है रेशोज, तब आपके पास इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, और जो इक्वेशंस होगी ओवरलैप करेंगी, इनको कोइंसिडेंट लाइंस कहा जाता है, और आपके पास जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट कहलाए। तीसरी और फाइनल कंडीशन होती है कि जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर तो है लेकिन उनका रेशो c1 बाई c2 के बराबर नहीं है, तब आपके पास कंडीशन में कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता। दिस इज अ कंडीशन ऑफ नो सोल्यूशन। और इसके बेसिस पर हम लोग को जो लाइंस मिलती हैं दे आर पैरेलल लाइंस, दे आर पैरेलल लाइंस होती हैं। और जो क्योंकि हमें सोल्यूशन मिलना कंसिस्टेंट कहलाता है और सोल्यूशन का ना मिलना इनकंसिस्टेंट कहलाता है, तो आपको ध्यान रखना है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन में इक्वेशंस को कहा जाता है कंसिस्टेंट इक्वेशंस, एंड जब सोल्यूशन आपको नहीं मिलता तो उसको कहा जाता है दैट इज वी कैन से इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस आर देयर। तो जैसे ये क्वेश्चन था तो उसके अपन ने सॉल्व किया था व्हाटएवर द रिजल्ट, तो वी हैव डन इट यस्टरडे। तो इस तरह का अपन को ये कंडीशंस को ध्यान रखना है जिसके बेसिस पर आप एक पर्टिकुलर रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे कि कितने सोल्यूशन मिलेंगे। लाइंस अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट या पैरेलल लाइंस बनेंगी, कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे, और वो सॉल्यूशंस जो हैं वो अगर सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, ये भी सब कुछ इन्हीं रेशो के बेसिस पर डिसाइड होता है। तो दिस इज द मेजर पार्ट, ये अपन को ध्यान रखना है कि रेशो को हम लोग जो चेक करते हैं ये दिस इज द मेजर पार्ट, इनके बेसिस पे पूरा लीनियर इक्वेशन का जो पेयर है वो उसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक और उसका फीचर हम लोग इस पर्टिकुलर के थ्रू हम लोग जनरेट करते हैं। तो ये
जो कॉन्सेप्ट है वी हैव डन इट यस्टरडे, कर लिया था हमने। तो अब आगे ग्राफिकल सोल्यूशन के आगे हम लोग वर्किंग करते हैं और उसमें क्या रिजल्ट अपन को मिल रहा है वो अपन देखेंगे। नाउ टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर मान लीजिए इस तरह की, हाँ ये बात ध्यान रखें कि किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक ग्राफिकल मेथड होता है जिसके बारे में हमने कल डिस्कशन किया था। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, यस, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर सपोज इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट दिया है तो उनको सॉल्व करने का जो दूसरा तरीका होता है वो है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड का मतलब होता है कि जो मेथड ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन की जाती है उसको अपन एल्जेब्रिक मेथड कहते हैं। तो एल्जेब्रिक मेथड में देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स। एक आपके पास कहलाता है एलिमिनेशन मेथड और एक है आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड के मैंने क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि जब आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आती है तो बाय डिफॉल्ट आपको जो है वो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जाना पड़ता है और ये आई थिंक सो द इजीएस्ट पार्ट होता है। तो जनरली स्टूडेंट्स इसमें बहुत अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं और इजीली दे डू द कैलकुलेशंस को परफॉर्म करके सॉल्यूशंस उसको निकाल लेते हैं। तो इन मेथड्स का सिर्फ अपन को ये ध्यान रखिए कि अगर इन केस, जैसे जनरली आज के डेट में इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड के बेसिस पे आंसर निकालो, तो शायद ऐसे इक्वेशंस नहीं आ रहे हैं, ना के बराबर। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि जनरली इनके ऊपर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम को जब अपन मैथमेटिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो अल्टीमेटली हमें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना ही पड़ती है उन आंसर्स को निकालने के लिए। तो अलग से नहीं पूछा जा रहा है, वर्ड प्रॉब्लम में ये चीज ऑलरेडी आपकी कवर हो जाती है। अब सवाल है कि ये कौन सा इक्वेशन है जिसमें इस तरह का इक्वेशंस का पेयर दिया हुआ है, 217x + 131y = 913 और 131x + 217y = 827। ये आपके पास दो इक्वेशंस है। तो क्या इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना हमारे लिए फीजेबल होगा? नहीं, क्योंकि इसके एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है वो बड़े नंबर्स हैं। तो इनके लिए हम लोग क्या टेक्निक यूज करते हैं, तो इसमें ये देखना है कि क्वेश्चन जब भी आपके पास इस तरह का मिलेगा जिसके डायगोनल एलिमेंट के कोफिशिएंट सेम होते हैं, मतलब जो पहली इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट है वही कोफिशिएंट वेरिएबल वाई का है दूसरी इक्वेशन में, और जो दूसरी इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट है वही पहली इक्वेशन में वाई का कोफिशिएंट है। तो जिसके डायगोनल कोफिशिएंट सेम होते हैं तो उस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का एक स्पेशल, दीज आर कॉल्ड स्पेशल इक्वेशंस, और उनको सॉल्व करने का तरीका भी एक स्पेशल होता है। पहले अपन इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे देयर इज, ऐड करने का मतलब देयर इज नो चेंज इन द साइन। ऐड करने का मतलब होता है कि आपको साइन जैसा दिया है वैसा ही यूज करते हुए अपन को दोनों के साइन सब सारे टर्म पॉजिटिव है तो अपन ऐड कर लेते हैं। तो दैट इज 8 4 348x, और अगर हम y के टर्म्स को जोड़ते हैं तो भी उसका 348 टोटल बन रहा है। यहाँ पर हमने टोटल किया तो लाइक 1740 इनका टोटल आ रहा है। तो हमेशा इन इक्वेशन की खास बात होती है कि x और y का जब ऐड करते हैं तो हम लोग को x और y के कोफिशिएंट सेम मिलते हैं। उस कोफिशिएंट को हम लोग जनरली क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं और अगले स्टेप में उस कोफिशिएंट को दूसरी साइड ला जाकर, यहाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर डिवाइड हो जाए। तो डिवाइड करने पर आपको 3 5 ये 5 में 348 का 5 है तो आपके पास एक नई इक्वेशन बन जाती है, वो x + y के टर्म्स में होती है और दैट इज इक्वेशन नंबर सपोज 3 मिल गई। ये कैसे मिली अपन को? इक्वेशंस को ऐड करने के बाद। इसी तरह से आपको दोबारा से वही इक्वेशंस का को लिखना है और उन इक्वेशंस को आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। आपस में इन इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है यू हैव टू चेंज द साइन। सब्ट्रैक्शन का मतलब ही है, ये याद रखिए, सब्ट्रैक्शन का मतलब ही है साइन को चेंज करना। साइन अगर आप चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज साइन कंसीडर करते हैं, तो उसका मतलब होता है हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया। यहाँ पे एडिशन हो रहा था, यहाँ सब्ट्रैक्शन हुआ। सब्ट्रैक्शन करने पे 6 11 में से 3 गया 8 80x
अब आपके पास इसमें भी अगर देखेंगे तो 86y बनेगा, लेकिन अपन के पास साइन कौन सा आता है, बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर 217 का साइन माइनस है, और जब हम 913 में से 827 को माइनस कर रहे हैं तब भी अपने पास आंसर 86 ही जनरेट हो। तो यहाँ पे अपन ने 86 को कॉमन निकाला लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे जाकर उस पर्टिकुलर कांस्टेंट क्वांटिटी को डिवाइड कर दिया। आफ्टर डिवीजन यू आर गेटिंग अ न्यू इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x माइनस वाई के टर्म्स में, और वो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 हो जाती है। तो जब ये दो इक्वेशंस आपके पास आ जाती हैं, तो जो आपका बेसिक तरीका है एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड का, उसको अपन फॉलो करेंगे और रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपके पास दो बहुत सिंपल सी इक्वेशंस मिल गई हैं, इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th। इन दोनों इक्वेशन को आपको कंसीडर करना है और सिंपली आपको उसमें ऐड करना है। ऐड करोगे तो प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x आ जाएगा, इक्वल टू 5 प्लस 1 6 हो गया। सो x की वैल्यू 6/2 दैट इज 3 आ गई। अब जो थर्ड जो वैल्यू आई x आई है, उसको दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन, मान लीजिए मैंने थर्ड इक्वेशन कंसिडर करी x प्लस वाई इक्वल टू 5, वहां पर आप x की जगह 3 प्लेस करते हैं तो हमें रिजल्ट के तौर पे 5 माइनस 3 दैट इज y इक्वल टू 2। ये सबसे सिंपलेस्ट और इजीएस्ट वे माना जाता है ऐसे इक्वेशंस का रिजल्ट निकालने के लिए जिनके डायगोनल कोफिशिएंट सेम, जिनके डायगोनल कोफिशिएंट सेम होंगे, चाहे वो कितना भी छोटा क्वेश्चन हो या बड़ा क्वेश्चन हो, आप कोशिश करिए इस तरह की मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट इजी मैनर पे मिल जाएगा। इससे रिलेटेड, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं और कॉम्प्लिकेटेड कोफिशिएंट बनते हैं कि जस्ट लाइक 57 पेन और 39 नोटबुक का प्राइस इतना है, और फिर 39 पेन और 57 मतलब लाइक कोफिशिएंट डायगोनली होंगे। नोटबुक का कॉस्ट इतना है तो बताओ 1 नोटबुक और 1 पेन की कॉस्ट कितनी है। तो आपको अगर इक्वेशन को फॉर्म करने के बाद इस तरह की इक्वेशन मिल रही है, कैसी, डायगोनल कोफिशिएंट सेम वाली, तब आप हमेशा इस स्पेशल टेक्निक को यूज करेंगे कि एक बार उन दोनों इक्वेशन को आपको ऐड करना है, एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। आफ्टर ऑल आपको एक इक्वेशन x प्लस वाई, दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई के टर्म्स में मिलेगी, और उनको सिंप्लीफाई करके यू विल गेट द रिजल्ट। और आप लीनियर इक्वेशन में एक खास बात भी होती है लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमेशा, कि ये जो रिजल्ट्स है उनको वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये रिजल्ट आया x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, आप इस रिजल्ट को मान लीजिए दोनों इक्वेशन में प्लेस करते हैं, तो यू विल गेट कि LHS और RHS की वैल्यू हमेशा सेम आएंगी अगर सपोज आपका रिजल्ट सही है। आप इमीडिएटली चेक भी कर सकते हो आंसर को एग्जामिनेशन हॉल में ही कि आपके इक्वेशंस के आंसर सही आ रहे हैं या गलत। गॉट इट। कैलकुलेशन एरर भी हो सकती है, तो इस तरह से आप आंसर को रीचेक कर सकते हो इमीडिएटली इन दी एग्जामिनेशन हॉल ऑल्सो। ठीक है, तो ये लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेनिफिट होते हैं। अब लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरली कई बार आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तो मिलते ही मिलते हैं, वो आपको मिलेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स में, लेकिन अलग से अगर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने के लिए आती है, तो इस तरह से कोफिशिएंट्स के मतलब एल्जेब्रिक कांस्टेंट्स मिलेंगे, जैसे a और b को कहा जाता है एल्जेब्रिक कांस्टेंट्स। इनके टर्म्स में आपको इक्वेशन मिल सकती है। लाइक हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जो इस तरह से दी गई है, पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। इसको आपको फॉर एग्जांपल अगर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, आपको इस तरह के क्वेश्चन जो आएंगे वो एल्जेब्रिक कांस्टेंट्स के लिए, मतलब ए बी को कहा जाता है एल्जेब्रिक कांस्टेंट, ए बी के टर्म्स में, न्यूमेरिकल नहीं, एल्जेब्रिक टर्म्स में अगर इक्वेशंस आती हैं तो उसको सॉल्व करने का तरीका, एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट टेक्निक। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, किसी एक वेरिएबल या तो x या y के कोफिशिएंट को सेम बनाना होता है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट a है, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट b है, दोनों डिफरेंट है। दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करा जाता है, अपोजिट कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, यानी a वाले में आप इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय b कर दो, और b जिसका कोफिशिएंट है उस इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय a कर दी। फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय b कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय a कर रहे हैं। अगर बहुत लिखने का टाइम नहीं है आपके पास, इस तरह से कुछ डॉटेड लगाकर आप क्रॉस मल्टीप्लाई, ऐसा मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखकर आप उसको
ये शो कर सकते हो कि मैंने पहली इक्वेशन में बी से और सेकेंड इक्वेशन में ए से मल्टीप्लाई किया, क्या होगा देखो रिजल्ट। पहली इक्वेशन में बी से मल्टीप्लाई किया तो टर्म क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, ए बी एक्स हो गया। बी में बी का मल्टीप्लाई हुआ तो बी स्क्वायर वाई हो गया। ए में बी का मल्टीप्लाई किया दैट इज ए बी हो गया। बी में बी का मल्टीप्लाई किया दैट इज बी स्क्वायर हो गया। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में अगर ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ए इंटू बी, ए बी एक्स हो गया। ए में ए का मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर वाई। फिर ए में ए का मल्टीप्लाई किया दैट इज ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर मान लीजिए हमने थोड़ा यहाँ दूर कहीं रखा क्योंकि इससे मैच नहीं कर रहा है, और ए में बी का मल्टीप्लाई किया दैट इज ए बी हो गया। तो क्या मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ? यस। आपको ये ध्यान रखना है कि ए में ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर आया, क्योंकि ये दोनों से मैच नहीं हो रहा है इसलिए अपन ने थोड़ा सा अलग प्लेसिंग पे रख दिया, क्योंकि अभी हमको या तो इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है एलिमिनेशन के लिए, तो इसलिए अपन ने क्या किया कि इनको अलग से लिख दिया, मतलब लाइक टर्म्स को एक साथ रखा है। ए बी के नीचे ए बी, बी स्क्वायर का टर्म होता तो उसके नीचे लाते ए स्क्वायर का, ऑलरेडी वी हैव इट। अब अपन ने क्या करा, साइन चेंज करना, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, लाइक ये इनके साइन हो गए। यहाँ पर ए बी एक्स का साइन पॉजिटिव था, यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट हुआ। यहाँ बी स्क्वायर वाई पॉजिटिव है, यहाँ ए स्क्वायर वाई निगेटिव है, तो रिजल्ट आएगा इस तरह से बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई। गॉट इट। ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव कैंसिल हो गया। यहाँ से बच रहा आपके पास माइनस ऑफ बी स्क्वायर, यहाँ से बच रहा आपके पास माइनस ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि इस क्वांटिटी का साइन ये वाला है। जो हम चेंज करते हैं ना वो साइन माना जाता है उस पर्टिकुलर टर्म का साइन जो ऑलरेडी हमने चेंज ओवर किया है। गॉट इट। तो इसके बेसिस पर ए स्क्वायर का साइन माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस में है, और बी स्क्वायर पहले से माइनस में था, तो इस तरह से चीजें बनी। तो अब आप ये कर सकते हैं कि लाइक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस ए बी रिजल्ट आया था, साइन चेंज किया। ओके, अब अगर हम देख रहे हैं वैल्यूज में तो यहाँ पर कुछ चेंजेस, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है, यानी इसका मतलब हो रहा है कहीं ना कहीं अपन ने रिजल्ट में, सॉरी, यहाँ पे बी एक्स के साथ में माइनस ए वाई था, ये माइनस ए वाई है, ये माइनस ए वाई जब होगा तो यहाँ पे साइन मिलाकर ए स्क्वायर का साइन प्लस आ रहा है, ए स्क्वायर का साइन यहाँ पे प्लस है। गॉट इट। यहाँ पे इक्वेशन में माइनस है, दैट शुड बी माइनस साइन, तो यहाँ पर जब अपन साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। गॉट इट। बी स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है। यहाँ से अपन ने वाई अगर कॉमन निकाला तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर आप दोनों टर्म अगर माइनस के होते हैं, याद रखिए हमेशा जब भी आपके पास दोनों टर्म माइनस साइन के हैं तो हमेशा अपन को क्या करना है, माइनस साइन एज अ कॉमन निकालना है। तो रिजल्ट क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वाई की वैल्यू निकालने के लिए माइनस टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, इसमें अपन ने बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो कि वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा था उसको अपन ने डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो कुल मिला के अपने पास वाई के साथ में कुछ नहीं, एक माइनस साइन है, और आपके पास जो कैंसिल आउट हुआ तो रिजल्ट इज 1 है अपने पास। तो रिजल्ट के तौर पे आपके पास y की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल्स टू -1। y की वैल्यू -1 आपको जनरेट हो रही है। अब आपकी चॉइस है, किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू -1 प्लेस कर सकते हैं तो आपको रिजल्ट ऑफ x मिल जाएगा। मान लीजिए हमने फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस किया तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू a माइनस बी है, हमने y के -1 अगर प्लेस किया मान लीजिए, तो रिजल्ट के तौर पे हम देखते हैं कि x का रिजल्ट कितना आ रहा है। तो रिजल्ट के तौर पे अपन ये देख रहे हैं कि x का रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ax है, b में -1 का मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट रिजल्ट एज, अपन को b में -1 का मल्टीप्लाई किया तो -b मिला, दैट इज इक्वल टू a माइनस बी। अब x का आंसर निकालने के लिए उसके साथ वाले टर्म को राइट पे शिफ्ट किया, तो यहाँ से a माइनस बी था, यहाँ से -b इस तरफ आएगा तो +b हो जाएगा, b से b कैंसिल हो गया, ax बराबर a आ गया। x में a का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ ले जाकर उसको डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट एज 1 आ रहा है। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट्स बने, x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू -1। आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं इक्वेशन में रखकर, अगर आपने x के 1 रखा b और y के -1 रखा तो ये a में 1 का मल्टीप्लाई a और y के -1 का मल्टीप्लाई 1 b से किया तो -b, तो इक्वेशन LHS RHS सेम आ रहा है।
अब यहाँ पे ही प्लेस कर सकते हैं, बी में -1 रखा तो ये -b मिला, और आपके x के 1 रखा तो b इंटू 1 b हो गया, और -1 रखा y के तो -1 में -a का मल्टीप्लाई हुआ तो +a आ गया, तो a प्लस b रिजल्ट में आपके पास मिल रहा है। तो आप उसका क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं इमीडिएटली अगर हम x और y की वैल्यू को प्लेस करें। एल्जेब्रिक टर्म्स के क्वेश्चंस एग्जाम में जनरेट हो सकते हैं। एल्जेब्रिक मेथड के क्वेश्चंस, अलजेब्रिक कांस्टेंट वाले जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो एग्जाम में जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको न्यूमेरिकल नंबर के लिए नहीं आएगी। वो हमेशा क्या होगा, उसका एक वर्ड प्रॉब्लम्स, मतलब वर्ड प्रॉब्लम के टर्म्स में रिजल्ट होगा, जिसकी इक्वेशंस आपको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होंगी। आपको डायरेक्ट जो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड मिल सकती है वो किस केस में, आपको इस तरह के एल्जेब्रिक कांस्टेंट यानी ए बी के टर्म्स में इक्वेशन मिल सकती है, जिनका डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और उसके लिए वर्किंग का तरीका बेस्ट है एलिमिनेशन मेथड, वैसे तो आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। दोनों वेरिएबल में जो भी आसान अपन को लगता है कोफिशिएंट उसको सेम बनाना है, बस ये टारगेट रखना है। इस तरह से आपको अपोजिट कोफिशिएंट जनरली यूज करते हैं स्टूडेंट्स, ये भी कर सकते हैं, या आपको जो भी इजी लगे कि जैसे x या y में से किसी भी एक कोफिशिएंट को सेम बनाकर आप उसको साइन चेंज करके आप उसको कैंसिल आउट करके अदर वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी मेथड को अपन एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं, लेकिन ये एल्जेब्रिक कांस्टेंट ए बी के लिए क्वेश्चन आ सकता है। इसको ट्राई करें आप जरूर से। नाउ अब अपन कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन में, और खासकर अभी और भी एक सेगमेंट है कंडीशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन से रिलेटेड। अभी फिलहाल मैं पहला क्वेश्चन जो जनरेट लिख रहा हूँ वो है 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड लीनियर इक्वेशन के कैसे क्वेश्चन एग्जाम में जनरेट हो सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ एक 2 डिजिट का नंबर है जिसकी वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ डिजिट्स के बराबर है, और जब इन पर्टिकुलर 2 डिजिट नंबर में अगर हम 18 ऐड कर देते हैं तो एक ऐसा नंबर मिलता है जिसके डिजिट रिवर्स हो चुके हैं। ये ध्यान रखिए कि डिजिट के रिवर्स होने वाला ही कॉन्सेप्ट पूरे बोर्ड एग्जाम 10th में है। 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन आएगा जिसमें कुछ ना कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर डिजिट कैसे हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए, लीनियर इक्वेशन के लिए ध्यान रखें, लीनियर इक्वेशन के लिए हमेशा आप क्या करें, जो टेंस प्लेस होता है, टेंस प्लेस वाला जो डिजिट है, टेंस प्लेस का जो आपको डिजिट मिलने वाला है, टेंस प्लेस डिजिट, उसको जनरली आप x अज्यूम करें। टेंस प्लेस के डिजिट को, ऐसा आपके पर कंपल्शन नहीं है, लेकिन इजी वे है कि टेंस डिजिट को अगर आपने मान लीजिए x माना, और यूनिट प्लेस का डिजिट, यूनिट प्लेस का डिजिट अगर आपने y अज्यूम किया, तो हमें ये मालूम है कि अगर सपोज कोई पर्टिकुलर 2 डिजिट का नंबर है, उसके डिजिट यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के डिजिट अगर आपको मालूम है, तो हमेशा जो 2 डिजिट का नंबर का फॉर्म होने का तरीका होता है वो हम लोग 10 का मल्टीप्लाई उस डिजिट से करते हैं जो टेंस प्लेस पर आता है। जैसे हमने लिया है टेंस प्लेस पे x और यूनिट प्लेस पे क्या कंसिडर किया y, उसको एज इट इज ऐड करते हैं। जैसे अगर आपको 2 और 5 से 25 बनाना है तो कैसे करेंगे, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 ऐड करेंगे। जिसको भी टेंस प्लेस पे रखना है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके आपको यूनिट प्लेस वाले डिजिट को एज इट इज ऐड करना है। तो ये 2 डिजिट का एक तरह से ओरिजिनल नंबर का अपना पास फॉर्मेशन हो जाता है। ये लाइन और ये लाइन, 3 लाइन ये कंपलसरी है, और चौथी लाइन कन से, क्योंकि आपके पास कंडीशन किसकी अपन को मिलने वाली है अभी, डिजिट रिवर्स की। तो आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, ये पहले से आप फ्रेम कर लीजिए, ये कुछ कॉमन लाइंस है जो हमेशा ही फॉलो होंगी। दैट इज ये पर्टिकुलर केस में यूनिट प्लेस को, टेंस प्लेस को, ओरिजिनल नंबर को, उसके बाद रिवर्सिंग द डिजिट्स, डिजिट को रिवर्स करने के बाद अगर डिजिट को आपने रिवर्स कर दिया तो अब टेंस प्लेस पर पहले x था, अब टेंस प्लेस पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यूनिट प्लेस पे पहले y था, अब यूनिट प्लेस पर अपने पास क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो जो न्यू 2 डिजिट नंबर बनेगा वो बन जाएगा 10 में, आप
टेंस प्लेस पे कौन है, y है, तो 10 का मल्टीप्लाई y से होगा प्लस यूनिट प्लेस को आपको x ऐड करना है। तो ये स्टेप्स कॉमन है, किसी भी 2 डिजिट नंबर में इतनी वर्किंग आप जरूर से करिए। ओरिजिनल, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, ओल्ड नंबर, फिर आफ्टर रिवर्सिंग टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस और न्यू नंबर, इतना आपको वर्किंग करना ही है। 2 प्लेस का ओरिजिनल नंबर ये है, 2 प्लेस का नया नंबर ये, इंपॉर्टेंट, ये आपको इतनी वर्किंग करना है। अब देखते हैं कंडीशन क्या है। अ 2 डिजिट नंबर इज, तो हमारे पास जो पहले बात कर रहा है वो ओरिजिनल नंबर की बात कर रहा है कि 2 डिजिट नंबर इज, तो 2 डिजिट नंबर कौन सा बना है ओरिजिनली, 10x प्लस y बना। इज का मतलब होता है इक्वल टू, इज का मतलब होता है इक्वल टू, और किसके बराबर है, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, किसके बराबर, 4 टाइम्स ऑफ सम ऑफ डिजिट्स। तो डिजिट्स आपने क्या लिए हैं, x और y लिए हैं। तो ये कंडीशन नंबर 1 बन गई कि ओरिजिनल नंबर डिजिट सम का 4 टाइम्स, डिजिट्स का सम क्या है, x और y है, तो इनका सम हो गया x प्लस वाई, उसका आपके पास डिजिट का सम अगर x प्लस वाई है तो उसका 4 टाइम्स आपके पास रिजल्ट हुआ कि आपके पास ओरिजिनल नंबर क्या है, 10x प्लस वाई है। आप अगर उन डिजिट के सम को अगर हम ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, तो उसका 4 टाइम्स, कंडीशन दी है कि ओरिजिनल हमारा नंबर जो है वो डिजिट सम का, डिजिट सम क्या x प्लस वाई, उसका 4 टाइम्स के बराबर है। अब आपके चैट बॉक्स में कुछ हाँ क्वेरी, जैसे आपको कुछ कहीं डाउट आ रहा है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो 2 डिजिट का नंबर 4 टाइम्स ऑफ देयर सम हो गया। इससे आप एक इक्वेशन को फॉर्मेशन कर लें, कैसे, सिंप्लीफाई करके 10x प्लस वाई हुआ, 4 का मल्टीप्लाई x से प्लस 4 का मल्टीप्लाई y से। अब आप क्या करें कि मान लीजिए हम दोनों, जब ये याद रखिए अगर किसी भी इक्वेशन में सिर्फ x और y बस है, कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है तो क्या करना चाहिए आपको, कांस्टेंट नहीं है तो दोनों x को एक तरफ लेकर आइए और दोनों y को दूसरी तरफ, जैसे y को इधर ले गए तो 4x को इधर ले आए, तो आपके पास 4y माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 3y आया, और ये कितना है 6y, अगर सॉरी 6x। अगर मान लीजिए हमने इसको कैंसिल करा, ठीक है, 3 से 3 वन जा 3 टू जा, तो इक्वेशन क्या आ रही है, y इक्वल टू 2x आ रहा है। ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इज इट क्लियर। देखो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर को हमने, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर इक्वेशन में कांस्टेंट ना आए, दोनों टर्म क्या है, चारों टर्म क्या है, x और y के हैं, तो आप दोनों x के टर्म को एक तरफ, y के दोनों टर्म को दूसरी तरफ करना। इससे बहुत सिंपल सी इक्वेशन आई जिसको अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर कांस्टेंट है तो क्या करना होगा, वो अपन को दूसरी कंडीशन, देखो मैं आपको अलग से बता रहा हूं, ये पहली कंडीशन के ऊपर एक इक्वेशन बनी। अब आपको बोला गया है इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, एडेड टू द नंबर की बात हो रही है, ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर, अगर ओरिजिनल 2 डिजिट नंबर में 18 ऐड करते हैं तो आपको, डिजिट आर रिवर्स का मतलब क्या होता है, डिजिट आर रिवर्स का मतलब एक नया नंबर मिलता है जिसके डिजिट रिवर्स हो चुके। इसका मतलब अगर ओरिजिनल नंबर में हमने 18 को ऐड किया तो हमारे पास एक न्यू नंबर मिल गया। ओरिजिनल नंबर में 18 ऐड करने पे डिजिट रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ, न्यू नंबर मिल जाएगा। न्यू नंबर क्या है, 10y प्लस है। अब ये वाली इक्वेशन में क्या हो रहा है, x और y के साथ कांस्टेंट भी है। अगर एक्स वाई के साथ, अगर एक्स वाई बस अकेला होगा तो x को एक तरफ, y को एक तरफ, और अगर कांस्टेंट भी होगा तो x और y दोनों को लेफ्ट पे लाना, कांस्टेंट को राइट पे ले जाना। जैसे क्या होगा, 10x प्लस वाई के साथ में 10y को लेफ्ट में, x को लेफ्ट में और 18 को राइट पे ले जाइए, 18 आ गया माइनस 8, तो ये हो गया आपके पास 9x माइनस 9y बराबर माइनस का 18। अगर सारे नंबर, जनरली ऐसा होता ही है कि इस तरह का इक्वेशन बनती है कि जिसमें मल्टीपल ऑफ 9 आ गए, तो 9 से आप पूरी इक्वेशन को, या तो सिंपल तरीका यह है कि 9 कॉमन लेके डिवाइड करना है, या 9 आपको जो है वो
9 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन। आपने 9 से सारे इक्वेशन को डिवाइड कर, यू विल गेट दिस रिजल्ट। अब आपको जो सब्स्टिट्यूशन करना है वो रिजल्ट आई है, y की वैल्यू किसके बराबर है, 2x की। तो हमने रख दिया y की जगह जहां जहां था वहां 2x रख दिया, ठीक है। यहाँ पे अपन ने रख दिया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, जहां जहां y था वहां 2x रिप्लेस कर दिया। तो x माइनस 2x कितना होता है, माइनस x होता है, इज इक्वल टू कितना, माइनस 2। माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, x का आंसर कितना आ गया, आंसर इज 2 आ गया। x को सॉल्व करने पर रिजल्ट कितना आ गया, 2 आ गया। अगर x का रिजल्ट 2 आ गया है तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन पे जाते हैं, तो उससे अपन को सेकेंड डिजिट मिल जाएगा y। तो 2x है तो 2 इंटू 2 करा तो आपके पास रिजल्ट y की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। तो हमें क्वेश्चन पूछता है फाइंड द नंबर। फाइंड द नंबर का मतलब फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर ओरिजिनल नंबर अपन ने किसको माना है, 10x प्लस वाई को। आप उसमें जहां जहां x है वहां पे 2 प्लेस कर दीजिए, जहां जहां y है वहां पे 4 प्लेस कर दीजिए, तो आंसर अपन को मिल रहा है 24। 24 विल बी द ओरिजिनल नंबर जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है और जो इस क्वेश्चन का रिजल्ट होगा। आप चाहें तो इसमें वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। आपने ये चीज सीखना है कि सिर्फ अगर इक्वेशन वेरिएबल्स की बन रही है तो x एक तरफ y एक तरफ, जब इक्वेशन x और y के साथ कांस्टेंट भी आ रहा है तो एक्स वाई को लेफ्ट पे, कांस्टेंट को राइट पे रखें। ये अपनी स्ट्रेटेजी होगी तो इजी मैनर में आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर अपन को बार बार एलिमिनेशन वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ से सीधे उठा के सब्स्टिट्यूट करा और आंसर वन वेरिएबल के टर्म्स में बना और उसका आंसर आ गया। इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे आपको डिजिट सम का 4 टाइम्स है हमारा नंबर, तो डिजिट कितने क्या है, 2 और 4 है। डिजिट का सम कितना हो गया, 2 प्लस 4 6 हो गया। 6 का 4 टाइम्स करेंगे कितना आएगा, 24। यस, आंसर हमारा 24 है, मैच कर रहा है बिल्कुल। कि डिजिट सम का 4 टाइम्स करा तो आंसर से मैच हो रहा है। यस, अगर इसमें 24 में 18 ऐड कर दें तो आंसर हमें मिलता है 42, जो ये बता रहा है कि 24 के डिजिट क्या हो गए, रिवर्स हो गए। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब यही आंसर एकदम परफेक्टली करेक्ट है ना। तो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है 20, जिनका डिजिट सम का 4 टाइम्स इस नंबर के बराबर है और इसमें अगर हम 18 ऐड करेंगे तो इट विल, डिजिट्स उसके रिवर्स हो जाएंगे एक ऐसा नंबर। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, दैट्स व्हाई आंसर इज एग्जैक्टली करेक्ट। एपीपीएस में डाउट है, अभी मैं क्लास के जस्ट बाद आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है फ्रैक्शन से रिलेटेड। फ्रैक्शन से रिलेटेड भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो फ्रैक्शंस क्या होता है, फ्रैक्शन एक्चुअली क्या है, दो हमारे पास वी कैन से पॉजिटिव इंटीजर्स का रेशो माना जाता है। दो पॉजिटिव इंटीजर का जो रेशो होता है उसको फैक्टर्स अपन फ्रैक्शंस कहते हैं। जनरली इसमें एक क्वांटिटी होती है न्यूमरेटर पे जिसको हम लोग जनरली एक्स मानते हैं, एक क्वांटिटी होती है ऑन द डिनोमिनेटर पार्ट पे जिसको हम लोग वाई कहते हैं। तो इन दोनों का जो रेशो होता है दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन कहलाता है। रेशियो ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन में ये अपने पास ध्यान रखना कि इसमें भी दो वेरिएबल यूज करते हैं। न्यूमरेटर को अपन x मानते हैं, डिनोमिनेटर को y एज्यूम करते हैं। इससे दो कंडीशंस मिलती हैं, दो इक्वेशन बनती है और आपको सिंप्लीफिकेशन। जैसे उन्होंने कहा कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, तो आपने सबसे पहले तो इसको लेट करना कि लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो इसलिए फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, इसलिए फ्रैक्शन बनेगा x अपॉन में y। अगर क्वेश्चन में फाइनल आंसर में फ्रैक्शन पूछा गया तो उसका आंसर किस फॉर्मेट में होगा, x अपॉन में y के फॉर्मेट। जो x की वैल्यू न्यूमरेटर पे रखना, y की वैल्यू डिनोमिनेटर पे, वही उसका फाइनल आंसर कहलाएगा। तो कंडीशन नंबर 1 है कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। फ्रैक्शन 1/3 आता है, कब आता है, व्हेन 1 is subtracted from the numerator। न्यूमरेटर क्या है, x है, 1 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है यानी x माइनस 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, करने पर आपको फ्रैक्शन 1/3 मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शन में
अगर न्यूमरेटर में अगर मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे रिजल्ट में 1/3 मिलता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने डिनोमिनेटर लिखने नहीं नहीं लिखना है, पर डिनोमिनेटर में अपन को कोई चेंज नहीं करना। तो डिनोमिनेटर रिटेन एज y अपन ने माना था, तो वो एज इट इज y ही रहेगा। x माइनस 1 एज अ न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर में अगर x माइनस 1 है तो वी कैन से कि ये कैसे मिला, क्वेश्चन में बोला है फ्रैक्शन 1/3 कब हो जाता है, जब हम न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते, तो न्यूमरेटर x है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट। दूसरी चीज के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, डिनोमिनेटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब डिनोमिनेटर लिखना है पर उसमें कोई चेंज नहीं करना है। डिनोमिनेटर को हमने क्या माना था, y, तो आंसर अपन को y लिखना है, क्योंकि उसने सिर्फ चेंज किस में किया है, चेंज सिर्फ पहली कंडीशन में न्यूमरेटर में किया है, तो न्यूमरेटर में चेंज कर दिया, डिनोमिनेटर एज इट इज रखा। अब आपको इक्वेशन बनाने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3 में x माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 में y का मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट आ जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। अब इसमें वेरिएबल एक्स वाई भी है, कांस्टेंट भी है, तो अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए कांस्टेंट को ऑन द राइट ले जाते हैं, वेरिएबल को ऑन द लेफ्ट लेकर आते हैं, तो y इधर आ गया और 3 राइट पे चला गया, तो ये इंटरचेंज हो गए, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बनी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब इसी तरह से अपन को दूसरी कंडीशन को फॉलो करते हुए दूसरा इक्वेशन को जनरेट कर, उसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमने ये किया कि हमें जो कंडीशन दिया है कि अगेन अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/4 हो जाता है, कब, व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में y था उसमें 8 को ऐड कर देते हैं, तो रिजल्ट विल बी कम, ये आपके पास फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है। इस बार चेंज किस में कर रहे हैं, डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को क्या करना है, एज इट इज, न्यूमरेटर इज x, तो अब आपके पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 4 में x का मल्टीप्लाई और 1 में y प्लस 8 का, अगेन आपको वेरिएबल ऑन द लेफ्ट लेकर आना है, y को लेफ्ट में लेकर आए, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 जनरेट हो गई है। पहले आपके पास इक्वेशन नंबर 1 दिस थी, ये रिजल्ट। अब दोनों इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, लाइक सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए इस तरह से लिखी हुई है और फर्स्ट इक्वेशन ये लिखी गई है। आप देख रहे हैं कि इन इक्वेशन में ये खास बात है कि इनमें y का कोफिशिएंट सेम है, कोई चेंज, अगर एलिमिनेशन का मेथड अप्लाई करना तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हर बार अपन को x के कोफिशिएंट को ही सेम बनाना है, दोनों में किसी एक का भी कोफिशिएंट अगर सेम है तो इसका मतलब इक्वेशन सॉल्व की जा सकती है। तब अपन क्या करते हैं इस केस में, अगर y का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है पर यहाँ पे साइन भी सेम है, साइन भी सेम है तो सिर्फ साइन को चेंज कर लीजिए, y कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज करा, यहाँ प्लस का माइनस, यहाँ माइनस का प्लस, यहाँ भी प्लस का माइनस, अब y माइनस यहाँ पे था, यहाँ प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, 4 का साइन प्लस था, 3 का साइन माइनस, तो अपोजिट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, 4 माइनस 3 1x आ गया, और बड़े नंबर का साइन यानी पॉजिटिव रहेगा। इसी तरह से 8 माइनस 3 करेंगे तो आंसर विल बी 5 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को प्लेस करके आप वैल्यू ऑफ y निकाल सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन को फॉलो किया तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, x की जगह आपने 5 प्लेस कर दिया, x की जगह मान लीजिए अपन ने 5 प्लेस करा, हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वैल्यू ऑफ y, तो 3 5 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो 15 को ऑन द राइट ले जाइए, तो 3 माइनस 15 हो गया, दैट इज माइनस 12 आ रहा है, तो आंसर इज माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 12, कैंसिल करा तो y की वैल्यू अपन को मिल जाती है 12। ये ध्यान रखना फ्रैक्शन का आंसर में कोई डबल डिजिट भी हो सकता है ना, ये जरूरी नहीं कि सिंगल डिजिट में ही आंसर आए, डबल डिजिट में भी कोई फ्रैक्शंस हो सकता है। अगर x और y ये हैं तो फाइनली हमारा फ्रैक्शन जो बनेगा वो क्या मिल जाएगा, x अपन में y, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 12 है, तो आंसर विल बी 5/12 इज द फाइनल आंसर। गॉट इट, 5/12 इज द फाइनल आंसर, इस पर्टिकुलर रिजल्ट का जो फ्रैक्शन है 5/12। इसको भी है ना, लीनियर इक्वेशन का हर एक वर्ड प्रॉब्लम को यू कैन चेक आउट, कि आप चेक कर सकते हैं कि मान लीजिए ये 5/12 आपको फाइनल आंसर आ रहा है, तो
क्या सही है या गलत चेक करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जैसे पहली कंडीशन लगाई कि न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 5 माइनस 1 कितना हो गया 4 अपॉन में 12 करा तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 हो जाता है, ये मैच हो गया। इसी तरह से दूसरी कंडीशन लगा दी, लेकिन डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया तो पहले 12 था डिनोमिनेटर, अब 20 हो गया और न्यूमरेटर कितना है 5, तो आपको डिवाइड करने पे 1/4 आ रहा है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/4। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है इस आंसर के लिए, इसलिए फ्रैक्शन 5/12 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कैसे हमें इक्वेशंस को फॉर्म करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते ही हैं किस तरह से एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, लेकिन हाउ टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर वर्ड प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपका टारगेट। फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो तो न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को y मानना है और आपके पास जो भी कंडीशन दी है जिसमें चेंजेस करना है वो लिखना है, जिसमें चेंजेस नहीं होंगे वो आपका एज इट इज रहेगा। उसको ऐसा नहीं है कि लिखना ही नहीं है, लिखना है लेकिन चेंजेस नहीं करना, उसमें कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, सिंगल लाएगा। जैसे पहली इक्वेशन में न्यूमरेटर में चेंज हुआ तो डिनोमिनेटर एज इट इज y लिख, सेकेंड कंडीशन में डिनोमिनेटर में चेंज आया तो न्यूमरेटर x को एज इट इज लिख, ये ध्यान रखना है। उससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू कैन फॉर्म 2 डिफरेंट इक्वेशंस और उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने कंसिडर किया है एज प्रॉब्लम से रिलेटेड और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स आपको जरूर से ही मिलेंगे। एज प्रॉब्लम से रिलेटेड इसमें कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। एज प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जनरली 2 पर्सन होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम फादर सन फादर डॉटर होते हैं, लेकिन कभी 2 फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। एक के प्रेजेंट एज को आपको x मानना है, दूसरे की प्रेजेंट एज को आपको y अज्यूम करना है। जब भी आपको बोला जाएगा वर्ड आता है लेटर, हेंस या आफ्टर में, हमेशा उस एज में अपन को उतना प्लस करना होता है। अगर बोला गया अगो या बिफोर या बैक तो ये अपन को उतनी एज में, जैसे 5 इयर्स अगो, अगर किसी की अभी प्रेजेंट एज x है तो 5 इयर्स अगो x माइनस 5, 5 इयर्स लेटर हेंस तो x प्लस 5। नॉट, ये इतना अपन को ध्यान रखना है कि इन वर्ड से पहचानना है कि कौन सा प्लस और माइनस हो। बाकी 2 टाइम्स 3 टाइम 4 टाइम्स जो है वो हमेशा याद रखना है अपन को। जो भी पर्टिकुलर कंडीशन दी जाती है, अगर फादर सन का क्वेश्चन है तो हमेशा जो स्मॉलर एज वाले या कम एज वाले होंगे उसमें अपन को 2 टाइम 3 टाइम्स का मल्टीप्लाई करना, तब वो बड़े पर्सन की एज के बराबर हो। यहाँ पर जैसे आपके पास अब फ्रेंड सर्कल है तो जैसा इक्वेशन देगा मतलब वर्ड प्रॉब्लम जैसा बोलेगा वैसा अपन को इसमें मल्टीप्लाई करना। और ये चीज ध्यान रखिए, अगर 5 इयर्स अगो की कंडीशन दी है तो दोनों पर्सन के लिए, फादर सन के लिए भी, 2 फ्रेंड्स के लिए भी, दोनों के लिए सेम अप्रोच रहती है। जैसे अपन को सबसे पहले इन क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे करना है, लेट प्रेजेंट एज, क्योंकि आपको हमेशा उसमें क्वेश्चन में प्रेजेंट एज पूछा जाएगा। पहला पर्सन कौन है, नूरी है, दैट इज द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी को हमने सपोज x इयर्स मान लिया, और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू को हमने y इयर्स अज्यूम कर लिया। ठीक है, ये प्रेजेंट एज उनकी अज्यूम कर ली। पहली कंडीशन है 5 इयर्स अगो से रिलेटेड, तो 5 इयर्स अगो तो दोनों अगो मतलब पहले, अभी कोई भी पर्सन x या y इयर्स का है तो 5 इयर्स बैक जो नूरी की एज होगी वो x माइनस 5 इयर्स हो जाएगी, और जो सोनू की एज होगी दैट इज y माइनस 5 इयर्स। ठीक, अब इनमें देखें क्या कंडीशन लग रही है। कंडीशन क्या है कि 5 इयर्स अगो पहले नूरी जो थी वो थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी वॉज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू। जस्ट लाइक ये समझ लिए, जैसा बोला गया है नूरी वॉज, तो क्या न्यूरी वॉज 3 टाइम एज सोनू, ये हो गया आपके पास कंडीशन नंबर 1। नूरी इज वॉज जो भी है वो इक्वल टू को डिनोट करता है, नूरी वॉज या इज 3 टाइम्स ऑफ द सोनू, सोनू की एज में 3 से मल्टीप्लाई करना। गॉट इट, तो ये चीज अपन को अप्लाई करनी है। इसमें कंडीशन क्या है, नूरी की एज 5 इयर्स बैक कितनी थी, x माइनस 5 इयर्स,
किसके बराबर है, 3 टाइम्स है इसके सोनू के एज की। सोनू की एज कितनी है, y-1। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट मिलता है x-5 एज इट इज, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3y-50। दोनों वेरिएबल आपको एक तरफ कर लेना है, दोनों कांस्टेंट को दूसरी तरफ कर लेना है। तो ये माइनस यहाँ पे 15 था, यहाँ से -5 जाके +5। तो पहली इक्वेशन बन गई x-3y = -10। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई आफ्टर अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन। फिर 10 इयर्स लेटर 10 साल बाद, तो 10 साल बाद नूरी की एज कितनी हो जाएगी, अगर उसकी प्रेजेंट एज x है तो 10 साल बाद उसकी एज हो जाएगी x + 10 इयर्स। इसी तरह से जो सोनू होगा उसकी अभी प्रेजेंट एज y है, तो आफ्टर 10 इयर्स y + 10 इयर्स हो जाएगी। कंडीशन क्या दी है, अब 10 साल बाद कंडीशन है कि नूरी जो है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज, यहाँ थ्राइस के ट्वाइस लिखना है, तो नूरी की 10 साल बाद एज कितनी है, x + 10। ये कंडीशन नंबर 2 लग रही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसके बराबर है ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो आपके पास कंडीशन इसको अप्लाई कर दिया, इससे आपके पास एक दूसरी इक्वेशन जनरेट होगी x + 10 = 2y + 20। आपने दोनों वेरिएबल को एक तरफ किया, दोनों कांस्टेंट को एक तरफ, तो आपके पास जो इक्वेशन बन रही है वो ये दिस इज योर सेकेंड कंडीशन, है ना। इस क्वेश्चन को आप इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और रिजल्ट बताएंगे कि क्या आ रहा है ना। आप प्रेजेंटेज ऑफ नूरी एंड प्रेजेंटेज ऑफ सोनू को आप कैलकुलेट करके बताइए इसमें क्या रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपन को और भी कुछ क्वेश्चन करना है, तो आप लोग ये एज अ, है ना, मान के चले कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करने के लिए मिलता है, तो आप कैसे कर पाएंगे। सोनू की प्रेजेंट एज 20 ईयर्स आ रही है, और जब आप इसको प्लेस करेंगे मान लीजिए फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में, यू आर गेटिंग x - 20 to the 40 = 10। तो नूरी की प्रेजेंट एज आ रही है 50 ईयर्स, सोनू इज ऑफ 20 ईयर्स एंड नूरी इज ऑफ 50 ईयर्स। आप चेक कर लीजिए आंसर को, और इन कंडीशन को वेरीफाई करके भी देख लीजिए। 5 साल पहले उनकी एज होंगी 15 और 45, 3 टाइम्स आ रहा है रिलेशन, बिल्कुल सही है। और 10 साल बाद वो 30 और ये 60 की हो जाएगी, तो 30 और 60 जो है डबल का रिलेशन है, दैट्स व्हाई बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। आंसर इज प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ द सोन इज 20 ईयर्स। लीनियर इक्वेशन के केस में हमें वो क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं मिलेंगे जिसमें वेरिएबल डिनोमिनेटर पे बनता हो। आपके पास सारी लीनियर इक्वेशन वो फॉर्म होंगी जिसमें वो क्वेश्चन आएंगे जिसमें लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट पे। उसी कैटेगरी का एक क्वेश्चन ये है स्पीड और टाइम से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि मान लीजिए इट्स अ क्वेश्चन रिलेटेड टू, ये हाईवे से रिलेटेड क्वेश्चन कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक हाईवे है जिसका दो स्टेशन या दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इनके बीच का जो गैप है वो 100 किलोमीटर है। ठीक है, 100 किलोमीटर दे आर अपार्ट। दो कार है, एक फर्स्ट कार एक सेकेंड कार, जो स्टार्ट हो रही है सपोज
एक स्टेशन ए से और एक स्टेशन बी से सेम टाइम पर। इन हाईवे वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, हमेशा दो पॉइंट्स होते हैं, दो लोकेशंस होती हैं हाईवे पर, जिनकी बीच की डिस्टेंस आपको हमेशा दे दी जाती है, और वहां से दो कार्स मूव करती हैं। एक बार कंडीशन दी जाती है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करें तो कितने देर बाद उनका इंट्रैक्शन होगा, अगर दे अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो कितने देर में इंट्रैक्शन होगा, उसके बेसिस पर उन दोनों कार की स्पीड पूछी जाती है। इन क्वेश्चंस में अपन को करना यही होता है कि लेट दोनों कार की इंडिविजुअल स्पीड्स को एक्स और वाई मान लीजिए। फर्स्ट कार की स्पीड को हमने सपोज एक्स किलोमीटर पर आवर अज्यूम कर लिया, और जो सेकेंड कार है उस कार की स्पीड को हमने सपोज y किलोमीटर पर आवर अज्यूम कर लिया। हाईवे वाले क्वेश्चंस में ध्यान रखिए कि ये जो क्वेश्चंस रिलेटेड टू हाईवे है, इसमें जो इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा डिस्टेंस के टर्म्स में होता है। याद रखिए कि इक्वेशन किसके टर्म्स में बनेगी, डिस्टेंस के टर्म्स में। हाईवे वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस हमेशा, सॉरी, इक्वेशन का फॉर्मेशन डिस्टेंस के टर्म्स में। फिजिक्स के रूल के अकॉर्डिंगली हम लोग जानते हैं कि स्पीड बराबर अगर डिस्टेंस अपॉन में टाइम है, तो डिस्टेंस जो होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के बराबर होता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। आपको पहली कार की स्पीड कितनी थी, कितना टाइम उसने कंज्यूम किया, तो ये अपन को क्या होता है, दोनों की डिस्टेंस के टर्म्स में इक्वेशन बनाना होती है, ये ध्यान रखिए आप, है ना। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब चैप्टर डिस्कशन करेंगे तब अपन बताएंगे स्पीड एंड टाइम वाले क्वेश्चन में इक्वेशन टाइम के टर्म्स में ज्यादातर बनती है। और यहाँ पे जो हाईवे वाला क्वेश्चन के लिए ध्यान रखेंगे, आपको इक्वेशन डिस्टेंस के टर्म्स बनाना। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसमें दो अलग अलग सिचुएशन के केसेस हैं आपके पास। केस वन, पहले अगर मान लीजिए इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों कार जा रही हैं तो कैसे अपन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं इस तरह से, मान लीजिए कार ए इस तरफ चली और कार बी इस तरफ चली, यहां पर मान लीजिए वो सपोज इनका इंट्रैक्शन है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, डिफरेंट स्पीड्स हैं उनकी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उनका इंट्रैक्शन होता है आफ्टर 1 आवर के बाद। हम हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर इंट्रैक्शन का टाइम कम होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस को वो दोनों मिलकर कवर करेंगे। गॉट इट। तो अगर म्यूचुअल अपोजिट डायरेक्शन में इनका इंट्रैक्शन हो रहा है, इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होता है कि हमें डिस्टेंस निकालना है। तो कार ए ने, मतलब ये कि दोनों इंट्रैक्शन 1 आवर के बाद हुआ, इसका मतलब ये होता है कि दोनों कारें एक साथ स्टार्ट हुई और दोनों लगातार 1 आवर तक मूव करती रही। तो अगर दोनों कारें 1 आवर तक मूव करती रही तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं दोनों ने डिस्टेंस क्या क्या कवर किया होगा। तो अपन को लिखना पड़ता है डिस्टेंस कवर्ड बाय कार फर्स्ट इन 1 आवर। कितने टाइम में, अपोजिट डायरेक्शन में टाइम कितना लगा है, 1 आवर। तो 1 आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो कार फर्स्ट की स्पीड क्या थी, अपने पास है वो x, और कार 1 ने कितनी देर तक मूव किया, तो अपन को मिला रिजल्ट की 1 आवर तक मूव किया। तो हमने लिखा x मल्टीप्लाई बाय 1। ये क्या हो गया, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करने पे हमें रिजल्ट मिलेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस, वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, डिस्टेंस को। तो अगर सपोज x में 1 का मल्टीप्लाई करने पर अपन को आंसर x मिल रहा है, यानी कार वन ने अगर 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, तो आंसर मिलेगा x किलो। डिस्टेंस कवर्ड बाई कार ए, कार ए ने कितने 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, कार ए की स्पीड मल्टीप्लाई बाय कार ए ने कितना टाइम लिया। इसी तरह से डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी, कार बी ने 1 आवर तक चला
तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, स्पीड उसकी y है और टाइम लिया 1 y किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल। फर्स्ट कार ने 1 घंटे में x किलोमीटर और सेकेंड कार ने 1 घंटे में y किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो जैसे ये मान लीजिए, अगर मान लीजिए आप दो फ्रेंड्स लोग कहीं कहीं जगह है ना इंट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट रहे, तो वो कहीं मिडवे पोजीशन पर है, तो थोड़ी डिस्टेंस आपने चली, थोड़ी डिस्टेंस आपके फ्रेंड ने चली, दोनों ने मतलब मिलाकर जो ये इनका बीच का जो गैप है, दे आर 100 मीटर अपार्ट। थोड़ी डिस्टेंस कार ए ने चली, थोड़ी डिस्टेंस कार बी ने। हम ये कह सकते हैं कि जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों ने मिलकर, हमें ये नहीं मालूम दोनों की स्पीड सेम होगी तब 50-50 किलोमीटर जाएंगे, लेकिन दोनों की स्पीड का लिया है, उन्होंने लिखा हुआ है कि दोनों जो मूव कर रहे हैं वो डिफरेंट स्पीड से में मूव कर रहे हैं। तो आपको बस ये लिखना है कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो थोड़ी डिस्टेंस फर्स्ट कार ट्रेवल करेगी, दूसरी कार ने थोड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दोनों ने मिलकर जो है वो 100 किलोमीटर ट्रेवल किया है। तो डिस्टेंस x कवर्ड बाय कार ए, डिस्टेंस y कवर्ड बाय दी कार बी, दोनों ने मिलकर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी, दैट इज 100 किलोमीटर। जैसे हो सकता है 40 इसने चला, 60 इसने चला, हो सकता है 30 इसने चला, 70 इसने चला, दोनों ने मिलकर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, कार ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, कार बी ने, दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज वी कैन से दोनों ने मिलकर 100 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो आपको ये याद रखना है अपोजिट डायरेक्शन में प्लस साइन आता है, ये हाईवे वाले क्वेश्चन की एक खास बात है। इक्वेशन बनती डिस्टेंस के टर्म्स में, और x प्लस वाई इक्वल टू 100 कैसे इक्वेशन मिली, थोड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करी कार ए ने, थोड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करी कार बी ने, दोनों ने मिलकर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, मान लो इनके बीच का जो गैप है उतना ही कवर किया होगा। हो सकता है ये 20 चला तो ये 80 आया होगा, हो सकता है ये 40 चला तो ये 60 आया होगा, हो सकता है ये 45 चला तो ये 55 आया होगा। तो दोनों ने मिलकर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, जो उनके बीच का इनिशियली स्टार्टिंग में जो गैप था वही डिस्टेंस उन्होंने कवर करी है, तो दोनों ने मिलकर कवर की, दैट मींस x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 किलोमीटर। जितना x ने चला, जितना y ने चला, दोनों ने मिलकर कितना ट्रेवल किया, 100 किलोमीटर। तो दैट इज आंसर इज x प्लस वाई इक्वल टू 100 इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद आपको केस 2 अप्लाई करना है। केस 2 में क्या होगा, आपको कंडीशन वो देना है कि व्हेन दे गो इन सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा। सेम डायरेक्शन में जाने पर आपको ये देखना पड़ेगा कि सेम डायरेक्शन में अगर ये मूव करते हैं तो इसमें भी आपको निकालना है कि सेम डायरेक्शन में जाने पर उनका इंटरेक्शन कितनी देर बाद हो रहा है, 5 घंटे बाद। यानी एक कार ऐसे जा रही है फॉर एग्जांपल, एक कार इस तरह से जा रही है, दूसरी कार भी कहीं उस जगह से स्टार्ट होके वहां तक पहुंच रही जहां पे पहली कार है, वहां तक वो पहुंच रही जहां से स्टार्ट किया। इंटरेक्शन का टाइम कितना है, 5 घंटे बाद। इसका मतलब है कार, फर्स्ट कार भी 5 घंटे तक लगातार चली और दूसरी कार भी। हालांकि जो पहली वाली कार है उससे सेकंड जो कार है दैट इज उसका डिस्टेंस हमेशा जो ये कार है उस कार ने ओवरटेक, तब उस पर्टिकुलर फर्स्ट जो कार मूव करी है, सेकंड कार ने जो उसके पीछे चल रही थी उस कार को ओवरटेक किया होगा। ओवरटेक की पोजीशन में क्या हुआ, कितना टाइम लग गया, 5 आवर्स का, 5 आवर्स का टाइम लग गया उसको ओवरटेक करने। दैट मीन्स जब दोनों सेम पोजीशन पे आ गए, जब एक दूसरे से मीटिंग हो रही है तो कितने देर में, 5 आवर्स। इसका मतलब ये कि जो पीछे जो चल रही है कार उसकी स्पीड ज्यादा है क्योंकि उसने वो डिस्टेंस भी कवर कर ली जो उनके बीच का गैप था, और आज साथ ही साथ वो डिस्टेंस भी कवर करी जितनी देर में सेकंड कार आगे निकली, जितनी देर आगे निकली वो भी कवर किया, और जो उन दोनों के बीच का गैप था उसको भी कवर किया। तो अपन ने डिस्टेंस इसमें भी निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार इन 5 आवर्स, सेकेंड का सेम डायरेक्शन में जाने में इंटरेक्शन कितनी देर में हो रहा है, 5 घंटे। तो स्पीड क्या है उसकी कार की, पहली कार की स्पीड x है और टाइम कितना लिया, 5 आवर्स। तो ये 5x किलोमीटर डिस्टेंस किसने ट्रेवल करी,
दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार फर्स्ट। अपोजिट डायरेक्शन में 1 घंटे में इंटरेक्शन हो गया तो टाइम की क्या अपन ने 1 रखा था। सेम डायरेक्शन में जाने पर इनका इंटरेक्शन कितनी देर बाद हो रहा है, यानी फर्स्ट कार सेकंड कार दोनों कार 5 घंटे तक चलती रही। 5 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? फर्स्ट कार ट्रेवल करेगी, उसकी स्पीड x है, मल्टीप्लाई है 5 घंटे तक चली तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? 5x। इसी तरह से कार सेकंड जो है वो 5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? तो आंसर मिलेगा उसका 5y किलोमीटर। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या इक्वेशन क्या बनेगी। बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, ध्यान से समझिए, यही सबसे लॉजिकल स्टेप है। कुछ बच्चों को ये डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आना चाहिए, प्लस क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों मिलकर कुछ कुछ डिस्टेंसेस ट्रेवल करते हैं। दोनों ने मिलकर 100 किलोमीटर ट्रेवल करा, क्योंकि कार यहाँ पे थी और कार बी यहाँ पर थी। दोनों ने मिलकर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, तो दोनों ने मिलाकर 100। जब सेम डायरेक्शन में होगा तो सिचुएशन क्या होगी? ये फर्स्ट कार है और ये सेकेंड कार है। मान लीजिए ये कार आगे बढ़ी, 5 घंटे में यहाँ पे पहुंची, और फर्स्ट जो कार है वो यहां से चलना स्टार्ट करी और 5 घंटे में भी वो यहाँ पे पहुंच गई। इसका मतलब हुआ ये वर्किंग है सेम डायरेक्शन। इसका मतलब इक्वेशन कैसे बनेगी? ये डिस्टेंस आपके पास जो है वो सेकेंड कार है, इसने 5y किलोमीटर ट्रेवल किया, और ये डिस्टेंस कितनी है? 5x किलोमीटर। और ये दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है? 100 किलोमीटर। तो आपके पास इस इक्वेशन से बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा कि जो फर्स्ट कार ने डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो सेकेंड कार से 100 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल। इसको ओवरटेक करना है तो ये वाली कार पहले 100 किलोमीटर चलेगी, बी तक पहुंचेगी, तो इतनी देर में क्या होगा? बी आगे निकल चुकी होगी। तो बी जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ए उस डिस्टेंस को तो कवर करेगी, लेकिन उनके बीच का जो स्टार्टिंग में गैप है 100 किलोमीटर का, उसको भी कवर करना है। तो कार ए या फर्स्ट कार कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? जितना बी ने ट्रेवल किया उससे 100 किलोमीटर ज्यादा। क्यों? क्योंकि उसको पहले उस लोकेशन को टच करना है जहां पे कार बी ने स्टार्ट करी अपनी जर्नी, और जितनी देर में वो कवर कर रहा उतनी देर में बी आगे निकल गया। तो बी ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी और 100 किलोमीटर ज्यादा, यही लिखा है। ये देखो, ये फर्स्ट कार की डिस्टेंस है, ये सेकंड कार ने जितनी ट्रेवल करी उससे 100 किलोमीटर ज्यादा है कि नहीं? अगर आपके पास पीछे वाली जो कार है जिसको ओवरटेक करना है 5 घंटे बाद, वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? पहले उस कार की डिस्टेंस को कवर करेगी, जिनका बीच का जो गैप है वो कवर करना है, प्लस जितनी देर में बी आगे बढ़ चुकी होगी कार, जितनी देर में 5 घंटे में जितना चल चुकी होगी वो डिस्टेंस प्लस 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा। इसके बेसिस पर कार 1 को ट्रैवल करना पड़ेगा कार बी से 100 किलोमीटर ज्यादा। कार बी सिर्फ इतना ट्रैवल कर पाई, कितना? जितने डिस्टेंस हमें अपन ने ये बताया था, ये डिस्टेंस ट्रैवल कर, यहां से स्टार्ट किया उसने कार बी ने और यहाँ पे पहुंची 5 घंटे। कार ए यहां से स्टार्ट किया और उसको ओवरटेक करने के लिए यहां तक पहुंची, तो ये कार ए की डिस्टेंस है कितनी? 5x। कार बी की कितनी है? 5y। तो कार ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है? 100, तो इतना कवर किया है, और जितना सेकेंड कार मूव कर चुकी थी 5 घंटे में उतनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा। तो 100 प्लस 5y इक्वल टू 5x, ये इक्वेशन बनती है, जिसके बेसिस पर दोनों वेरिएबल को अपन ऑन द लेफ्ट ले आते हैं। 5 कॉमन है तो 5 से अपन ने डिवाइड कर दिया, तो यू विल गेट द रिजल्ट इक्वेशन नंबर 2। इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे बहुत इजीली ढंग से। 120 तो 60-40 इसका आंसर, 60 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर। ये आप उसको जो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी गई है उससे ट्रेस आउट भी कर लेंगे, कोशिश भी कर लेंगे कि इसमें वाकई में ये स्पीड से दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है जो एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है लीनियर इक्वेशन के केस में। बाकी लीनियर इक्वेशन के केस में अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम या स्पीड के टिपिकल वाले क्वेश्चन, या मान लीजिए अदर ऐसे क्वेश्चन जिसमें वेरिएबल एक्स और वाई, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर एक्स और वाई वेरिएबल डिनोमिनेटर पे नहीं आया, इसीलिए ये क्वेश्चन अलाउड है। जब ऐसी इक्वेशन बनना शुरू हो जाएंगी आपके पास किसी भी लीनियर इक्वेशन में,
समथिंग एक्स समथिंग अपॉन में वाई, ये क्वेश्चन सब वर्ड प्रॉब्लम खत्म हो गए। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा लीनियर इक्वेशन का जिसमें एक्स और वाई वेरिएबल ऑन द डिनोमिनेटर पार्ट पर हो। ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा इस तरह की चीजों के लिए। इज इट? तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है? इसको ध्यान रखना, ये एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है वर्ड प्रॉब्लम में रिगार्डिंग लीनियर इक्वेशन। अदरवाइज स्पीड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही नहीं लीनियर का। जितने स्पीड वाले क्वेश्चन है सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जनरेट होंगे। ठीक है, अगली क्लास जो रहेगी, तब अभी नहीं, आज तो भाई कंटिन्यू कर रहा हूँ, जो आपकी कल क्लास रहेगी वो रहेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। उसमें अपन देखेंगे लॉट ऑफ वेराइटीज इन द वर्ड प्रॉब्लम्स स्पीड से रिलेटेड। फाइनली दो क्वेश्चन और ये लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ना। कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और यूनिक सोल्यूशन अगर अपन को आते हैं तो कोई अननोन कांस्टेंट के की वैल्यू निकालने वाला कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करना है, जिसके लिए इक्वेशंस कंडीशन क्या हो रही है, इक्वेशंस फॉलो कर रहे हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इसमें मैंने सिर्फ दो क्वेश्चन कंसिडर किए हैं क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। इसमें वो क्वेश्चन जिसमें सिर्फ एक ही कांस्टेंट है, चाहे वो बहुत सारी जगह पर आया है पर कांस्टेंट एक ही है, जैसे के। गॉट इट? तो इसको मैंने कंसिडर किया हुआ है इस तरह से, या मान लीजिए कि लीनियर इक्वेशन ये है कि लीनियर इक्वेशन ये है, आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन अगर ये दोनों इक्वेशन जनरेट कर रहे हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो यहाँ a1 मुझे 2 मिल रहा है, b1 3 मिल रहा है और c1 7 नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे जब स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लेकर आएंगे तो -7 = 0 होगा, तो ये -7 होगा c। इसी तरह से अगर मैं a2 को कैलकुलेट करूं तो ये k+1 है, x का ऑप्शन, b2 इज 2k-1 और c2 जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ 4k+1। स्टैंडर्ड फॉर्म लाएंगे ना, तो इस डेटा को कांस्टेंट को ऑन द लेफ्ट रख के राइट हैंड साइड पे 0 कवर करेंगे, तो c1 c2 की वैल्यूज इस तरह से लिखना है। हम लोग जानते हैं फॉर इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए अपने पास कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन में a2 का रिजल्ट b1 बाई b2 के बराबर है और इट इज इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए लिखते हैं अपन, तो 2 अपॉन में k+1 शुड बी इक्वल्स टू 3 अपॉन में 2k-1 इज इक्वल्स टू -7 अपॉन में माइनस टाइम्स ऑफ 4k+1। ये हमारे पास कंडीशन आपने लगा दी, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया। कांस्टेंट एक ही है जिसका नाम k है, लेकिन 3 जगह पर आया हुआ है। एक वो क्वेश्चन है जिसमें एक ही कांस्टेंट है बहुत जगह पर आया हुआ है, अगला क्वेश्चन ऐसे है जिसमें 2 कांस्टेंट है एक ही 2 जगह पे कहीं आए। तो 2 वेराइटी एक काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, तीनों रिजल्ट एक दूसरे के इक्वल है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए अगर तीनों जगह k के टर्म्स हो तो आपको कोई भी 2 पेयर बनाना, 2 पेयर्स। जैसे मान लो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके आप k का आंसर निकाल लेंगे, फिर वही आंसर आपको क्या करना है, मैच करना है कि आपको या तो फर्स्ट को थर्ड से या सेकंड को थर्ड से, किसी को भी एक 2 कंडीशन से आपको 2 k की वैल्यू निकालना और दे शुड बी द सेम होना चाहिए। या तो k का आंसर आप इन दोनों से निकाल लीजिए और कंपेयर कर लीजिए क्या इनका जो रेशो है वो थर्ड वाले से रेशो से मैच कर रहा है कि। तो ज्यादा इजी वाले कौन से 2 टर्म है, फर्स्ट 2 टर्म है, 2 अपॉन में k+1 और 3 अपॉन में 2k-1। इनसे k का आंसर निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, हमने मान लीजिए 2 का मल्टीप्लाई 2k-1 से होगा और 3 का मल्टीप्लाई k+1 से। ये हो गया आपका 4k-2 बराबर 3k+3। तो दोनों के एक तरफ कर लीजिए और दोनों कांस्टेंट को यहाँ ले जाए, तो इससे रिजल्ट आ गया अपने पास k बराबर 5। k = 5 आपके पास रिजल्ट आया, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का ये आंसर है। लेकिन अपन को चेक करना है कि क्या k की वैल्यू 5 के लिए ये दोनों रेशो के साथ तीसरा रेशो भी बराबर आ रहा है। तो हमने इसका एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया, वैसे ही मैं
फर्स्ट और थर्ड को भी रिलेशन में अप्लाई करूं और उसके लिए मैं के की वैल्यू निकालूं और वो भी कैसी आना चाहिए, सेम आना चाहिए। सेम आने के लिए अपन ने फिर से इसको फर्स्ट और ये फर्स्ट सेकंड लिया अपन ने, अब ये फर्स्ट और थर्ड पेयर को कंसिडर किया। जो पेयर अभी अपन ने टच नहीं किया तो वो भी ले लिया। अब कंपेयर करा किसी से, तो 2 की का मल्टीप्लाई 4k प्लस 1 से और 7 का मल्टीप्लाई k प्लस 1 से, you will get 8k plus 2 is equal to 7k plus 7, 8k minus 7k is equal to 7 minus 2, तो आपके पास k की वैल्यू फिर से 5 आ। फर्स्ट सेकेंड को लिया तब भी k इक्वल टू 5, फर्स्ट थर्ड कंसिडर किया तो भी k इक्वल टू 5। इसका मतलब हुआ जब दोनों रिजल्ट सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं तो फाइनली इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन को फॉलो करेगी अगर k इक्वल टू 5 हो। फाइनल आंसर है k की वैल्यू 5 अगर होती तो वो दो इक्वेशन ऐसी बनती जिनसे तीनों रेशोस की वैल्यू आपस में एक दूसरे के इक्वल होती, जो कंडीशन ऑफ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन को फॉलो करती। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में ये कैटेगरी वो है जिसमें कांस्टेंट एक ही है और बहुत सारी जगह पर आ रहे हैं। तो क्या करना है अपन को, कोई भी दो पेयर जैसे जो आसान हो, फर्स्ट सेकेंड को कंपेयर कर लिया, फिर फर्स्ट थर्ड और सेकेंड थर्ड में से किसी एक को ले लिया, फर्स्ट सेकेंड लिया फिर फर्स्ट थर्ड ले लिया। आप चाहते तो सेकेंड और थर्ड को भी आप कॉम्बिनेशन में ले सकते हो। उससे सिंप्लीफाई करके के दो आंसर्स अपन को मिल रहे हैं, दोनों सेम होना चाहिए, तब अपन के पास रिजल्ट क्या हुआ, के की वैल्यू सेम आ रही है फॉर दिस काइंड। इज इट क्लियर? तो के का आंसर फाइनली 5 है। The last question of this particular chapter, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में एक और कंडीशन भी आ सकती है कि अननोन कांस्टेंट एक ना होकर दो हो सकते हैं। जैसे पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 7 है तो माइने माइनस 7 लिखकर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे 2ax प्लस a प्लस बी वाई माइनस 28 कर दे रहा है क्योंकि इक्वल टू 28 है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको किस तरह से कन्वर्ट कर लिया। जब हम कंपेयर करते हैं तो a1 यहाँ पे 2 है, b1 3 है और c1 माइनस 7 है। कंपेयर किया तो a2 आपको 2a मिला, b2 अपन को a प्लस बी मिल रहा है और c2 जो है वो माइनस का 28। इज इट? तो जब हम इन पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन तो अपन को मालूम ही है ना, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन तीनों रेशो एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2 all should be equals to 1। इसको कंडीशन में अप्लाई किया तो रिजल्ट आएगा 2 अपॉन में 2a इज इक्वल टू 3 अपॉन में a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन में माइनस का 28 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 20। पहले तो माइनस माइनस कैंसिल कर। अब जैसे मुझे ए और बी दोनों के आंसर्स निकालना है, इसमें जरूरी नहीं है कि हर बार अपन को हर किसी से कंपैरिजन करना पड़े। जैसे मुझे ए की वैल्यू निकल के आ रही है तो मुझे इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो मुझे एक वो ले लीजिए जिसमें ए है और एक वो ले लीजिए जिसमें कांस्टेंट ही कांस्टेंट है, ठीक है ना। एक ए वाला टर्म ले लिया, एक बिना ए बी वाला टर्म ले लिया, इनको आपस में कंपेयर करा 2 अपॉन में 2a, क्योंकि सारे इक्वल होते हैं, किसी का कंपैरिजन किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दे, 7 1 जा 7 4 जा। जब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट में a इक्वल टू 4 मिल जाएगा, a की वैल्यू 4 आ गई। अब आप a का रिजल्ट आ गया, b का रिजल्ट आना है। अब हमने क्या करा, मान लीजिए वो पेयर कंसिडर किया जिसमें a b दोनों हैं और एक कांस्टेंट वाले थे। 7 1 जा 7 4 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, a प्लस बी बराबर 3 4 जा 12 आया। a की वैल्यू यहाँ से प्लेस कर दो 4, तो b कितना आ गया 12 माइनस 4 यानी 8 आ गया। a 4 b 8 आ रहा है, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 8 है। क्या इनके थ्रू है ना मिलने वाले जो रिजल्ट्स है
इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस ही होंगे क्या? ए और बी हमारे आंसर तो आ गए फाइनली, ए 4 है और बी 8 हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन एक बार रीचेक करना जरूरी है कि ए 4 और बी 8 के लिए क्या तीनों रेशो आपस में इक्वल आ रहे हैं? तो हमने वैल्यूज रख देना, 2/2 a 2 into 4, 3/a+b कितना था 12 था, इज इक्वल टू 7/28। क्या सब इक्वल आ रहे हैं रेशोज? ये अपन को चेक करना है। 2 से 2 कैंसिल किया तो ये 1/4 आ गया, 3 1 जा 3 4, तो ये भी 1/4 आ गया, और 7 4 जा 28 होता है। 7 4 जा 28, तो आपके पास इसका रिजल्ट भी सॉल्व करने पर 1/4 आ रहा है, तीसरा पेयर भी, क्योंकि इसका रिजल्ट भी 7/28 है, दैट इज 1/4। ऑल रेशोज आर इक्वल टू 1/4, सबका रेशो आ रहा है कब? जब A4 और B8 रखा तो तीनों रेशो आपस में इक्वल आ गए, इसका मतलब फाइनली आंसर बिल्कुल करेक्ट है, A4 और B8 आपके पास रिजल्ट फाइनली, दैट विल बी द फाइनल रिजल्ट। ये जो आपके टर्म्स में, इसको इतना अपन ने अज्यूम। तो ये है पूरे चैप्टर की एक तरह से समरी, जिसमें आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स के जो मेन क्वेश्चंस हो सकते हैं, किस पैटर्न से रिलेटेड हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और एक ग्राफिकल सोल्यूशन से रिलेटेड अपन ने देखा। तो आई थिंक सो कि दिस इज अ होल कवरेज। हालांकि देखिए, जितना चीज़ें आप लोगों को पहले भी करा दी गई होंगी, और आप इन तरह की चीज़ों के लिए जो नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, आप इस तरह से अगर प्रीवियस ईयर के देखा जाए तो उनको फॉलो कर सकते हैं। तो ये चैप्टर जो है वो दैट इज मेनली यही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, क्वेश्चंस है, जो एग्जाम में ज़्यादातर आपसे पूछा जाने वाला है। तो ये एक तरह से आपको आइडिया प्रोवाइड करेगा कि हम इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल कर सके, क्या क्या टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, हालांकि क्वेश्चंस नया क्वेश्चन जो है वो फिर एक नया चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेगा। तो आई थिंक सो कि एक नया चैप्टर फिर इट विल नॉट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो वी विल प्रोसीड इन द नेक्स्ट क्लास। तो अपन इसको पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक का कल का कॉन्सेप्ट एक साथ रखते हैं। ठीक है, कल जो है वो मॉर्निंग में 11 बजे क्लास है आपकी, क्योंकि वी हैव टू कवर एट द सेम टाइम पे मुझे कवर करना है 2 सेंटर्स का। आफ्टर दैट आई हैव टू गो टू बिलेरी ऑल्सो। सो कल जो है वो 11 से 1 आपकी क्लास है। वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि 2 घंटे में पॉलिनोमियल की मेन कैटेगरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, खासकर वर्ड प्रॉब्लम्स आपके कैसे कवर अप हो। अब ये मैं शेड्यूल में आप लोगों पे थोड़ा सा स्किप करूंगा, मैं कुछ आंसर्स लेकर आऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से अगर मान लीजिए अपन को कुछ क्वेश्चंस को फाइनल आंसर तक पहुंचने में, अगर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको जरूर से बता दूंगा, पर कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आपको एज अ इक्वेशन बनाकर, लाइक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है उसके लिए अपन स्किप कर देंगे, तो कुछ सोल्यूशन आप खुद निकालें। हाँ, आई विल प्रोवाइड यू द आंसर्स, कि उनके आंसर मैं आपको दे दूंगा। तो कुछ इक्वेशन अगर टाइम अपन सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपने कवर अप हो जाए, तो पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक लगभग नेचर वाइज दोनों सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, सो सेम टाइप ऑफ उसमें अप्रोच है। तो इसलिए हम दोनों को कनेक्टिविटीली, है ना, कल एक साथ कवर करने की कोशिश करते हैं, और अगली मतलब हर दिन का यही टारगेट रखेंगे 2 चैप्टर का पर्टिकुलरली, चाहे क्लास का ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे का हो जाए तो देख लेते हैं। ठीक है, और मैं कोशिश में हूँ कि आपके मंडे से भी जो शेड्यूल है वो फर्स्ट हाफ का ही हो। जैसे बहुत ज़्यादा अगर मैं कोशिश में हूँ कि 12 से 2 का टाइम रख लिया जाए, ताकि आप लोग जो है वो स्टार्टिंग में कुछ रिवाइज करके आए, 12 से 2 पढ़े, तो और घर जाके थोड़ा सा 1-2 घंटे का आप रेस्ट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई शेड्यूल रखें, ताकि आपको यहाँ से जाने के बाद मान लीजिए आपका इवनिंग टाइम पूरा ख़राब ना हो, आप उसमें पूरा टाइम दे सकें कि 3 to 4, 4 बजे आप बैठे तो शाम को स्लॉट में आप पूरा एक चैप्टर्स को कम से कम एटलीस्ट 2 चैप्टर को गो थ्रू कर सके, रिवाइज कर सके। इट्स अ गुड टाइम कि सीबीएसई ने आपको एक ह्यूज गैप प्रोवाइड किया, तो उस गैप को आप यूटिलाइज करो, चीज़ों को रिवाइज करने में, प्रैक्टिस करने में। कैजुअल नहीं होना है,
क्योंकि आपको लंबा गैप मिलता है तो जनरली स्टूडेंट सोचते हैं कि आज नहीं कल से पढ़ाई करेंगे, कल से पढ़ेंगे, वो कल आता नहीं। हर टाइम को, हर मोमेंट को आप यूटिलाइज़ करो और उसको इफ़ेक्टिव बनाओ, क्योंकि आपके लिए हर टाइम ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। क्योंकि अगले साल 10th बोर्ड में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। वो सब चीज़ें कम से कम एटलीस्ट इस पैटर्न का ये लास्ट बैच है, तो ऑलरेडी कम से कम उसमें अच्छा परफ़ॉर्म कर पाए, ये चीज़ सोचना है ना? और आपको जो सीबीएसई ने भी गैप्स प्रॉपरली दिया हुआ है, अच्छे गैप्स मिले हुए हैं, तो आप उनको यूज़ करिए और अच्छे से पढ़ाई करें। अभी ये सेशन अपन एंड कर रहे हैं, बाकी आपके जो डाउट हैं, वो कंसल्ट कर सकते हैं।